कल की क्लास में हमने आर्हीनियस इक्वेशन पढ़ा था, k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाय आर टी। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक ये प्रीवियस ईयर और ट्राई करो 2022 का, फिर हम आगे चलेंगे कैटलिस्ट वाले पार्ट पे। स्लोप दे रखी है एल एन के वर्सेज 1/t के प्लॉट की। एक्टिवेशन एनर्जी की जो है वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मैम ए ऑप्शन। ये ऑप्शन 41.5। ओके, आंसर नहीं है इसका मेरे पास। आंसर नहीं है। एल एन के वर्सेज 1/t का वही प्लॉट आता है आपका, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। तो एल एन के वाई एक्सिस पे, 1/t एक्स एक्सिस पे, स्लोप आपकी आएगी माइनस ई ए बाय आर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी किए थे। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, माइनस एम इंटू आर। ये आ गया आपका स्लोप, माइनस माइनस प्लस 5 × 10⁻³ इंटू 8.314। तो ये आपका आएगा जूल्स में। तो इसको मैं एक बार बता देती हूँ कैलकुलेट करके। तो 41.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ए ऑप्शन। कल वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में हम कैटलिस्ट स्टार्ट करने वाले, कैटलिस्ट क्या है, कैसे वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं, ये सब। तो कैटलिस्ट करते क्या है बेसिकली कि रेट को बढ़ा देते हैं, रेट को बढ़ा देते हैं और खुद जो है रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। रेट बढ़ा देते हैं विदाउट गेटिंग कंज्यूम। विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड का मतलब क्या है कि जैसे आपने कैटलिस्ट डाला था वैसे का वैसा आपको कैटलिस्ट जो है वापस मिल जाएगा। जो भी आपने उसका मास, जिस भी कॉम्पोजिशन में आपने उस कैटलिस्ट को अंदर डाला था रिएक्शन मिक्सचर में, वो सेम आपको वापस मिल जाएगा। सेम मास सेम कॉम्पोजिशन आपको वापस मिल जाएगी एट द एंड। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो सेम वो चीज आपको वापस मिल जाएगी। तो कैटलिस्ट की यही खास बात है कि वो हमारे दो दो काम कर रहे हैं। एक तो रेट बढ़ा रहे हैं और दूसरा हमारे पैसे बचा रहे हैं कि हमने उसको डाला, उसी को फिर वो वापस मिल गया हमें और दोबारा हम उसको डाल सकते हैं। तो दो काम इससे हमारे कैटलिस्ट से जो है हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका हेबर्स प्रोसेस में आयरन जो है एज अ कैटलिस्ट यूज होता है। वो आयरन का भी क्या काम है, ऐसे ही इसके रेट को जो है बढ़ाना। जल्दी जल्दी अमोनिया गैस बनेगी और फिर आपको लास्ट में आयरन जो है वापस मिल जाएगा जैसा का जैसा आपने डाला था। और एग्जाम्पल KClO3 की डीकम्पोजिशन में MnO2 कैटलिस्ट डालते हैं, KCl और O2। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जैसे एरो के ऊपर लिखे हुए मिलते हैं, आपको कैटलिस्ट के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो आपको वापस मिल जाएगा MnO2 जैसे का जैसा आपने डाला था। तो कैटलिस्ट क्या है, रेट को बढ़ा रहे हैं। एक चीज होती है इनहिबिटर। इनहिबिटर बिल्कुल उल्टा, कैटलिस्ट का काम जो होता है उसके जस्ट उल्टा। ये क्या करेंगे, रेट को कम कर देंगे। ये है इनहिबिटर। अगर आप कोई ऐसा सब्सटेंस उसमें डाल दो जो रेट को कम कर दे तो उसको बोलेंगे इनहिबिटर।
ठीक है, ये है कैटलिस्ट और इनहिबिटर। हाँ, रिड्यूस। अब एक चीज आती है ऑटो कैटलिस्ट। ये लिख लिया, ये वाली दो छोटी छोटी बातें थी। ओके। तो ऑटो कैटलिस्ट क्या है, अब नाम से ही थोड़ा पता चल रहा है कि जो खुद कैटलाइज हो जाए। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब उसका कोई सिस्टम में ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है कि वो खुद कैटलाइज होना शुरू कर दे। तो ये होते क्या है, जैसे अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए हमें, वो प्रोडक्ट क्या करे, अपनी रिएक्शन को ही और आगे आगे पुश करता रहे, मतलब उसके रेट को और बढ़ाता रहे। वो चीजें होती है ऑटो ऑटो कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, KMnO4 की जब टाइट्रेशन होती है ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो इसके टाइट्रेशन का मतलब इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4, एसिडिक मीडियम होता है H2SO4 ले लो। तो फाइनली हमें क्या मिलता है, K2SO4, CO2 गैस रिलीज, और H2O, और MnSO4। ये जो MnSO4 यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, दिस एक्ट्स एज ऑटो कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। ये बनता है और अपनी रिएक्शन को और आगे आगे ये फॉरवर्ड करता रहता है। तो टाइट्रेशन जब करते हैं तो ऐसा कुछ हम देखते हैं, जैसे ब्यूरेट में लिया हुआ है KMnO4, नीचे ऑक्सैलिक एसिड लिया हुआ है। तो इन्होंने ये पिंक कलर जो है इसमें मतलब डाल रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, KMnO4 यहाँ पे डाल रहे हैं, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। KMnO4 पिंक कलर का होता है। तो जब रिएक्शन याद करनी है, नहीं है तो रेडॉक्स में आपको वैसे ही याद हो जाती है कि ये +7 से ये +2 में जा रहा है, याद है। रेडॉक्स रिएक्शन में हम बोलते थे कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में चला जाता है। और अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी चीज रिड्यूस हो रही है। तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये नहीं, ये CO2, कार्बन यहाँ पे +4 और यहाँ पे निकाल लेना। तो ऐसे ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस, रेडॉक्स में याद कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पे पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे ये आप तेज करते जाओगे, मतलब रिएक्शन जो है आगे को बढ़ती जाएगी, तो MnSO4 आपका मिलता रहेगा। MnSO4 मिलता रहेगा तो जो रिएक्शन है वो जल्दी जल्दी प्रोसीड करने लग जाएगी। मतलब जो रेट है आपको स्टार्टिंग में अलग दिखेगा कि कलर अलग पहले आ रहा है, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, टाइट्रेशन करते जा रहे हो, वैसे ही देखोगे कि जो अब कलर है वो और तेजी से आने लगा। ये है बस बेसिकली आपका ऑटो कैटालिसिस, कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है वही अपनी रिएक्शन को जो है कैटलाइज करने लगे, वही अपनी रिएक्शन को जो है फॉरवर्ड ले जाने लगे। दिस इज ऑटो कैटालिसिस। मतलब चीज को बोल रहे हैं ऑटो कैटालिसिस, और फिनोमिना को बोल रहे हैं ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस। टाइट्रेशन करिए आपने लैब में। ओके। तो अब कैटलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि वो ऐसा करता क्यों है, क्या वो फाइनली मतलब है, क्या वो ऐसा क्या कर रहा है रिएक्शन में। तो वो कुछ नहीं, बस एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर दे रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या था, जो हमने बैरियर की बात करी थी लास्ट क्लास में, कि ऐसे पहाड़ चढ़ के अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जाना पड़े प्रोडक्ट में, तो दैट पहाड़ इज व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कवर करनी पड़ेगी ताकि वो प्रोडक्ट में जो है जा पाए। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ये आप जो ये डैश देख सकते हो, ये जो डॉटेड वाली लाइन है, कैटलिस्ट डालने के बाद जो है रिएक्शन इस पाथवे से प्रोसीड करने लगी। ये वाली है विदाउट कैटलिस्ट, ये है विद कैटलिस्ट। तो विद कैटलिस्ट में आप देख सकते हो जो ये डैश है, जो मतलब कैटलिस्ट डालने के बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है जब नहीं डाला था उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आपकी ये कम कर देता है। तो ये कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी है, विदाउट कैटलिस्ट, और ये डैश है विद कैटलिस्ट। और जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो भी हम निकाल सकते हैं फिर, ये माइनस ये डैश, क्योंकि ये क्या है, ग्रेटर देन ये डैश। ये क्या है, ग्रेटर देन ये डैश।
और ये आपको देगा ये माइनस ये डैश विल गिव यू द लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय कैटलिस्ट, कि कितनी जो है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई कैटलिस्ट डालने पे, ये आप बता सकते हो ई ए माइनस ई ए डैश करके। तो कैटलिस्ट कर क्या रहा है, रिएक्शन पाथवे को चेंज कर दे रहा है, रिएक्शन पाथवे को चेंज करके किस पाथवे से ले जा रहा है जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम लगेगी, रिएक्शन पाथवे चेंज टू लोअर एनर्जी पाथ। अब ये आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है इसमें, कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी पे फर्क पड़ रहा है और किसी चीज पे जो है फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप ये ना बोलो कहीं कि इक्विलिब्रियम की जो है पोजीशन वो चेंज कर दे रहा है या फिर डेल्टा जी पे वो कुछ फर्क पड़ रहा है, किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम बस क्या होगा, जल्दी अचीव हो जाएगा। इक्विलिब्रियम है क्या, अगर ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट अगर ये ऐसे इक्विलिब्रियम में अगर आपस में जब जाएंगे तो ये फॉरवर्ड जाने का जो रेट है और ये बैकवर्ड जाने का रेट है दोनों बढ़ जाते हैं। जो फॉरवर्ड जाने का रेट है और जो बैकवर्ड जाने का रेट है दोनों बढ़ जाते हैं। और अगर दोनों बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम अचीव्ड फास्टर। बस पोजीशन नहीं चेंज होगी इक्विलिब्रियम की, पहले की अगर पहले कुछ और पोजीशन पे मिल रहा था, मतलब कॉन्सेंट्रेशन किसी और पे मिल रहा था, अब किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे मिलेगा, नो, जस्ट इक्विलिब्रियम जो है फास्टर अचीव हो जाता है। और अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब के इक्विलिब्रियम अनचेंज्ड है। और अगर के इक्विलिब्रियम अनचेंज्ड है इसका मतलब डेल्टा जी भी अनचेंज्ड है। डेल्टा जी क्या था, माइनस आर टी एल एन के। तो अगर के इक्विलिब्रियम अनचेंज्ड है तो डेल्टा जी भी आपका अनचेंज्ड रहेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ टाइम को कम कर देगा जो आपको लगेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में, या फिर आपको जो प्रोडक्ट बनाने में जो टाइम लग रहा था वो अब कम लगेगा, क्योंकि इसने रेट कांस्टेंट को जो है बढ़ा दिया। रेट कांस्टेंट को कैसे बढ़ा दिया, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके। तो इसमें आपको बहुत छोटा सा अगर आप कैटलिस्ट डालो, मतलब बहुत छोटे अमाउंट में, तो भी कैटलाइज हो जाएगा। ऐसे नहीं है कुछ भर भर के डालने की जरूरत है, तो ये चीज भी लिख लो, ओनली स्मॉल अमाउंट नीडेड। और अगर कोई रिएक्शन ऐसी हो नॉन स्पॉन्टेनियस हो, उसमें अगर आप कैटलिस्ट डाल दो तो क्या वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी? अगर किसी नॉन स्पॉन्टेनियस में, हाँ, नहीं होगी वो। ये किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करवा सकता कि अगर वो पहले से नहीं हो रही तो आप कैटलिस्ट डालने पे होने लगे, नो। वो सिर्फ और सिर्फ जो हो रही है उसी को फास्टर कर सकता है, तो डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। एक तो जो इस पे बातें लिखी हैं सारी कंसेप्चुअल बातें, इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। और एक हम करेंगे, अगर ये लिख लिया है आगे चले, आगे हम करते हैं इनके रेट्स के कंपैरिजन की रेट कांस्टेंट अब कैसा हो गया कैटलिस्ट डालने के बाद। तो अगर रेट कांस्टेंट मैं लिखूं के कैटलिस्ट, उसको डिनोट कर रहे हैं जो कैटलिस्ट डालने के बाद रेट कांस्टेंट हो गया, डिवाइडेड बाय के ऑफ विदाउट कैटलिस्ट, सिंपल के। तो के था क्या, ए की पावर माइनस ए बाय आर टी। ए तो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। क्या चीज रहेगी बस, ये एक्सपोनेंशियल वाली। तो ई की पावर माइनस ई ए डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो विद कैटलिस्ट थी, हमने पीछे भी देखा, बाय आर टी अपॉन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसके सामने नेगेटिव है ही, तो ई ए माइनस ई ए डैश बाय आर टी। So rate constant with catalyst divided by rate constant without catalyst is equal to e की power EA minus EA dash by RT। अब आपको पता है कि EA जो था वो ज्यादा था EA डैश से, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मतलब ये पूरी वैल्यू एक्सपोनेंशियल वाली पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब जो के कैटलिस्ट है, ये वाली चीज जो के कैटलिस्ट है, इसको अगर आप उस साइड ले जाओगे तो क्या आएगा, के कैटलिस्ट इज ग्रेटर देन की, मतलब कैटलिस्ट डालने के बाद रेट कांस्टेंट जो है आपका बढ़ गया, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम हो गई। तो ये दोनों आपके इंटरप्रिटेशन इस रिजल्ट से। अब इसमें एक बात और करते हैं, इसमें अगर कोई के कैटलिस्ट है टेम्परेचर T1,
ठीक है, और एक रेट कांस्टेंट आपका के है विदाउट कैटलिस्ट। तो अगर हम बोले कि हमें इनका जो है रेट बराबर करना है, इन दोनों का हमें रेट बराबर करना है, कैटलिस्ट वाला और विदाउट कैटलिस्ट वाला, तो हमारे पास एक तरीका भी और बचा है। कौन सा? टेम्परेचर के जरिए। टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो हम रेट कांस्टेंट बढ़ा सकते हैं। तो कितना हम टेम्परेचर बढ़ा दें कि ये रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट विल बिकम टू रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट? तो हम क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट, कैटलिस्ट को हमें बराबर करना है रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट। और के होता क्या है, ये ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ए दोनों के लिए सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा बस एक्सपोनेंशियल वाली टर्म। तो ई की पावर माइनस ई ए डैश बाय आर टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। या फिर दोनों साइड नेचुरल लॉग लेके क्या आ गया, ई ए डैश बाय टी वन, इसको मैं टी टू ले रही हूँ, इज इक्वल टू ई ए बाय टी टू। ये आ गया आपका एक और रिलेशन। क्या रिलेशन है ये? रेट कांस्टेंट एक बार है टेम्परेचर T1 पे जब हमने कैटलिस्ट डाला। दूसरा वो कह रहा है कि मैं कैटलिस्ट नहीं डालना चाहता, मेरे को तुम टेम्परेचर बता के दे दो कि मैं कितना टेम्परेचर बढ़ा दूं कि मेरा रेट कांस्टेंट जो है उसी के बराबर हो जाए जितना कैटलिस्ट डालने पे हो रहा था। तो कितना टेम्परेचर बढ़ा देगा, अब T2 कर देगा टेम्परेचर को, तो उसको सेम रेट कांस्टेंट देखने को मिलेगा। तो ये जो बातें इस स्लाइड पर लिखी हैं, इससे क्या आते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। डन। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करते हैं। कैटलिस्ट आपका इतना ही था। तो क्वेश्चन नंबर 1 बता दो, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज। इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन 2, द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शन इज टू। फंक्शन क्या है कैटलिस्ट का? ऑप्शन सी, एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। गुड। थर्ड, which of the following is not a characteristic of a catalyst? ऑप्शन ए, इट पार्टिसिपेट्स वाली बात हमने बोला था कि कैटलिस्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इक्विलिब्रियम के रेट को बढ़ा देगा, मतलब जल्दी अचीव करवा देगा। प्रोवाइड्स डिफरेंट पाथवे हमने देखा था। एक्टिवेट्स इक्विलिब्रियम का मतलब भी वही है कि इक्विलिब्रियम को जल्दी अचीव करने में वो हेल्प कर रहा है। तो ऑप्शन ए है इसका जो कैटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि इट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन। ओके, इक्विलिब्रियम में चेंज नहीं आता, इक्विलिब्रियम की पोजीशन में चेंज नहीं आता, इक्विलिब्रियम के मतलब अचीव जल्दी हो जाता है। एक्टिवेट का मतलब यही है कि वो उसका जो रेट है वो बढ़ा देगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का और बैकवर्ड रिएक्शन का दोनों का रेट बढ़ा देगा अगर, तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा। वही बात कह रहे हैं आप। अगर यहाँ लिखा होता कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को चेंज कर देगा तो वो गलत हो जाता। फोर्थ ट्राई करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जो हमने कल बात करी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन। जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा था। ऑप्शन डी, हैज अ ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस। ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस। मोस्ट स्टेबल तो बिल्कुल नहीं होता वो, ऑलवेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट नेसेसरी। अ लॉन्ग हाफ लाइफ बिल्कुल नहीं, बहुत छोटी हाफ लाइफ, बहुत कम टाइम के लिए। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कैटलिस्ट? ऑल आर करेक्ट। ये वाली तो इनकरेक्ट है। कैटलिस्ट कैन नॉट बी एक्टेड इन अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। चाहे आप हेट्रोजीनियस सिस्टम लो चाहे आप होमोजीनियस सिस्टम लो, कैटलिस्ट हम दोनों में डाल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। अब बताओ।
बी एंड सी दोनों करेक्ट है. A catalyst catalyzes spontaneous, a catalyst does not start a non-spontaneous reaction. ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं डिफरेंस बता देती हूँ दोनों सिस्टम में क्या है, दोनों स्टेटमेंट्स में क्या है. कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, वो नहीं स्टार्ट करेगा. अब ये वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, कैटलाइजेस द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. लेकिन अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम करा दे, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी देके करा रहे थे, तो अगर उसमें कोई कैटलिस्ट डाल दे, तब भी जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलाइज करेगा. कैटलिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ कैटलाइज करना है. तो चाहे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो चाहे नॉन स्पॉन्टेनियस हो, अगर आप उसमें कैटलिस्ट डालोगे तो वो कैटलाइज करेगा. तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका. कैटलिस्ट डज नॉट स्टार्ट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. लेकिन अगर आप, हाँ, बट ये लाइन तो एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है कि कैटलिस्ट कैन कैटलाइज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ओनली, तो इस हिसाब से तो बी ही करेक्ट होना चाहिए. कैटलिस्ट कैन कैटलाइज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ओनली. यस मैम. चलो एक बार मैं दोबारा चेक करके आपको बताऊंगी, फिर इसको अभी होल्ड पर रखो. ओके मैम. ओके, ठीक है. कैटलिस्ट वाली डीपीपी आपकी इतनी थी. अब बस ये क्लास टॉपिक और बचा है, फिर आपका काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा पूरा. डेरिवेशन ऑफ सूटेबल रेट लॉ, इससे आपके क्वेश्चंस आए हैं नीट में, तो ये पढ़ना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर आप याद करो तो हमने क्लास की मतलब काइनेटिक्स के स्टार्टिंग में थोड़ा एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में बात करी थी. एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में बात करी थी. एलिमेंट्री क्या थे, जो एक स्टेप में हो रहे थे, और कॉम्प्लेक्स क्या थे, जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहे थे. और उन मल्टीपल स्टेप्स को भी मतलब हम इंडिविजुअल स्टेप्स को एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं, अगर किसी एक स्टेप की हम बात करें. तो यहाँ पे हम मल्टीपल स्टेप वाले मतलब एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं, उसकी अब हमें बात करनी है. हमने क्या बोला था, रेट लॉ हमेशा कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है. तो एक्सपेरिमेंट से आपको एक अगर मैकेनिज्म दे दे वो लिख के कि ये स्टेप्स हो रहे हैं, तो आप रेट लॉ जो है लिख सकते हो. कैसे लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री रिएक्शन जो है, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उसके अंदर जो आपको अगर रेट लॉ लिखना हो, तो रेट लॉ के लिए क्या चाहिए, आपको ऑर्डर्स चाहिए कि किस रिएक्टेंट का क्या ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट. तो वो ऑर्डर आपको कहाँ से मिल जाता है, एलिमेंट्री रिएक्शन में उसके कोएफिशिएंट से. जो अगर आपको रिएक्शन लिख के दे दे, फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन में लिख रही हूँ ए प्लस बी बी गिविंग सम प्रोडक्ट पी, और ये बोल रही हूँ कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अगर आपको इसका ऑर्डर बताना हो तो डायरेक्ट आप इसके कोएफिशिएंट्स देख के बता सकते हो. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन. ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, आप इसके कोएफिशिएंट देख के ऑर्डर बता सकते हो. तो क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का ऑर्डर, ए प्लस बी. गुड. तो ऐसे ही अगर आपको एलिमेंट्री रिएक्शंस दे दे बहुत सारी, तो आप ऑर्डर उसका बता सकते हो. और अगर ऑर्डर बता सकते हो तो आप रेट लॉ जो है उसका लिख सकते हो. कैसे, के ए की पावर ए बी की पावर बी, वेयर दिस ए एंड दिस बी आर द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड बी. तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में क्या करते हैं, उनका मल्टीपल स्टेप्स का एक मैकेनिज्म आपको लिख के दे देते हैं. एक्सपेरिमेंटल जो मैकेनिज्म आया वो लिख के दे देंगे. तो अगर एलिमेंट्री वो है ही, तो आप उसका ऐसे कोएफिशिएंट देख के जो है ऑर्डर जो है बता सकते हो, और रेट लॉ जो है बता सकते हो. तो यही हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, डेरिवेशन ऑफ सूटेबल रेट लॉ. और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखनी है, अगर आपको ऐसे मल्टीपल स्टेप्स वो लिख के दे रहा है, ए टू बी, बी टू सी नहीं, सी टू डी, तो ऐसे अगर आपको इसने मल्टीपल रिएक्शंस दे दी, एक पे लिख दिया स्लो, एक पे लिख दिया फास्ट, तो ये जो स्लो वाली होती है, दिस इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर RDS. ये स्लो वाली रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन ऐसे मल्टीपल स्टेप्स में हो रही है, एक स्लो है, तो रेट जो है वो स्लो वाली पे ही तो डिपेंड करेगा. मतलब अगर कोई फास्ट हो रही है, जल्दी से होके खत्म हो गई, तो उसको हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ओवरऑल ये जो रिएक्शन हो रही है फास्ट ही हो रही है. नहीं ना, हम सारे स्टेप्स को कंसिडर करके अगर बोले तो डिपेंड तो मेनली स्लो वाली पे ही कर रही है. अगर आपको वेट करना पड़े कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, तो आपको मेन वेट किसकी वजह से करना पड़ रहा है, इस रिएक्शन की वजह से, स्लो वाली रिएक्शन की वजह से, राइट. तो इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आपका ए टू बी वाला या फिर स्लो वाले जो स्टेप होते हैं उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है.
ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस पे। हमारा कैसे हम बता सकते हैं, ये जो आप यहाँ पे ग्राफ दे सकते हो, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कोई प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, पी प्रोडक्ट किसी आर से, एक ही स्टेप में ये ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है इस पीक पे, एक स्टेप में रिएक्शन आपकी हो गई। ये आपका ग्राफ है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या क्या है यहाँ पे, एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, जैसे हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किए थे बस वैसे। तो अगर किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में, एक एग्जांपल होता है इसका H2 और I2 वाला, ये आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। इसका रेट लॉ जो है वो होता है KH2I2। यही जो इनके यहाँ पे कोएफिशिएंट्स है, इसी को यहाँ पे लिख दिया 1 पावर में, ये आपका रेट लॉ। तो अगर कोई आपको ये पूछे कि मैं अगर इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2H2 + 2I2 गिविंग मी 4HI, तो क्या अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाएगी? अब ये आपका आंसर होगा, ये अब एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगी। और अब आप ये नहीं लिख सकते कि H2 का स्क्वायर और I2 का स्क्वायर, नो, इसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं बोलेंगे। हम एलिमेंट्री रिएक्शन वही बोलेंगे जो हमारी ओरिजिनली जो मैकेनिज्म में आती है एक्सपेरिमेंटली, वो जो एक स्टेप में आती है उसी को हम बोलते हैं हमारा एलिमेंट्री स्टेप। अब आप चाहे इसको कितने भी कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, तो वो आपकी अब एलिमेंट्री नहीं बचेगी, क्योंकि अब यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, 4। यही तो एलिमेंट्री वगैरह में पढ़ाया था। हाँ बताओ जिज्ञासा। मैम इसको एलिमेंट्री क्यों नहीं बोलेंगे? एलिमेंट्री तो 1 स्टेप है, तो ये भी तो 1 स्टेप रिएक्शन हो रही है, और वही मैं फ्रैक्शंस में भी नहीं है। वही मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, और हमने क्या बोला था, 3 से ज्यादा की जो प्रोबेबिलिटी है, ऐसे केसेस बहुत कम है, और ऐसे केसेस आपको सिलेबस में अपने देखने को मिलेंगे भी नहीं। तो ये जो 4 कोलाइड कर रहे हैं, ये अब क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स वाले। यही चीज हमने पढ़ी थी उस दिन कि 3 से ज्यादा जो है कोलाइड कर जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम रहती है, और वो रिएक्शंस आपको नहीं पढ़नी। तो ये अब एलिमेंट्री नहीं रही। तो ये जो आपका ए और बी, ये जो जनरल हमने देखा था, आप यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हो कि A + B का जो सम है, ये 1, 2 या सिर्फ 3 तक आपका आना चाहिए, 3 से ज्यादा आपका ये सम नहीं आना चाहिए। तो ये होंगी आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस जो एक स्टेप में वहां पे हो रही हैं, और जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 या 3 से कम रहे। नोटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। तो ये आप ग्राफ भी देख सकते हो इसका, ये 2 स्टेप में हो रही है। एक आपका कुछ ए से बी बना, और वो बी जो है वो वापस रिएक्ट कर रहा है और कुछ सी प्रोडक्ट वहां पे बना रहा है। तो ये जो बी है, इसको हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों बोल रहे हैं, कि पहले तो ये बना एक प्रोडक्ट में, और फिर बाद में ये कंज्यूम होके कोई दूसरा प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये जो ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार बन जाए और फिर अगले स्टेप में ही कंज्यूम हो जाए, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। तो इससे आपको एक चीज क्या ध्यान रखनी है, जो भी आप रेट लॉ लिखोगे उसमें आपको इंटरमीडिएट को कंसिडर कभी भी नहीं करना है। रेट लॉ में हम इंटरमीडिएट कभी भी नहीं लिखते, या तो हम प्रोडक्ट के उस पर लिखेंगे, या फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे लिखेंगे, या फिर कहीं कहीं पे आपको कैटलिस्ट भी दिख सकता है ऐसे लिखा हुआ, लेकिन वो आपको नहीं दिखेगा सिलेबस में, लेकिन होता है, मतलब कैटलिस्ट ना हो, दिस इज नॉट द केस। लेकिन इंटरमीडिएट आप रेट लॉ में कभी भी नहीं लिखोगे, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप कैसे रेट लॉ डिफाइन कर सकते हो, वो तो एक स्टेप में बन रहा है, एक स्टेप में खत्म हो रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैकेनिज्म जब आप लिखोगे तो उसमें इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे आप नहीं लिखोगे। अगर आपको इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी पड़ रही है, जैसे A to B मैं लिख दूं, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है, तो आपको इसकी लिखनी पड़ेगी। लेकिन फिर हम उसको इंटर कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इतना समझ आया कि हम इंटरमीडिएट को नहीं लिखेंगे रेट लॉ, ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हमारा, ये मैकेनिज्म इन्होंने दिया हुआ है। ये फर्स्ट केस, जब आपका जो फर्स्ट स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दिया हो, जैसे ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है, ये उसका मैकेनिज्म आपको गिवन है कि NO2 और F2 जो है NO2F बना रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, और ये आपका रेट कांस्टेंट K1 से जा रही है। सेकंड स्टेप आपकी रेट कांस्टेंट K2 से जा रही है, और ये फास्ट है और ये स्लो है। तो इसमें आपको इस टाइप के मैकेनिज्म में रेट लॉ कैसे लिखना होता है, जो भी आपका स्लो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग रेट लॉ जो है वो आप डिफाइन करोगे। कैसे करोगे रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K1, इस वाली रिएक्शन के लिए K1।
अब जो भी रिएक्टेंट्स है, क्योंकि ये है क्या है, एलिमेंट्री स्टेप है, ये मैकेनिज्म आपको एलिमेंट्री स्टेप्स में दिए होते हैं, तो अगर आप इसका लिखना चाहो तो NO2 की पावर उसका कोएफिशिएंट जो कि है 1, और F2 जो कि उसका कोएफिशिएंट है वो उसका ऑर्डर। तो ऐसे आप सिंपली लिख सकते हो किसी स्लो स्टेप, और ये मैकेनिज्म में आपको एलिमेंट्री स्टेप्स दी होती हैं, तो जो भी उसके सामने कोएफिशिएंट है उसको आप ऑर्डर में लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको रेट लॉ जो है डिफाइन करना है जब फर्स्ट स्टेप आपको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप दिया हो। ये वाला हो गया क्लियर? कैसे लिखना है, जो भी स्लो स्टेप में रिएक्टेंट्स होंगे वही आएंगे रेट लॉ में। रेट कांस्टेंट कौन से वाला लिखोगे, स्लो स्टेप वाला ही, K1 वाला ही, और उनकी पावर्स या फिर उनका ऑर्डर क्या होगा, जो भी इनके यहाँ पे कोएफिशिएंट होंगे। यहाँ पे 1 1 थे इसलिए हमने यहाँ पे 1 1 लिख दिया। फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2, तो टोटल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन आ गया 2। आपको बस दो ही केसेस पढ़ने हैं, के वाला हो गया आपका फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दूसरा आपका ये इक्विलिब्रियम अप्रोच वाला। अब ये वाली रिएक्शन देखो ध्यान से, ये इन्होंने टोटल रिएक्शन जो भी हो रही है वो दे रखी है। ये फर्स्ट स्टेप दे रखा है इक्विलिब्रियम स्टेप, फास्ट इक्विलिब्रियम स्टेप उसको लिखा हुआ है H प्लस और HNO2। ये इंटरमीडिएट दिया हुआ है H2NO2 प्लस, क्योंकि ये यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में ही जस्ट वो कंज्यूम हो गया। और ये आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, K1 से फॉरवर्ड जा रहा है और K2 से बैकवर्ड जा रहा है। और ये सेकंड स्टेप आपकी दे रखी है स्लो स्टेप या फिर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इस वाले में आपको अगर आप लिखना चाहो इस तरीके से, जो हमने पहला तरीका बोला कि स्लो स्टेप के हिसाब से हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के हिसाब से रेट लॉ लिखें, तो अगर आप इसको लिखो, रेट क्या आ जाएगा फिर, K3 H2NO2 प्लस इंटू Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन प्लस अंदर, ये आ जाएगा आपका रेट लॉ अगर आप इस स्टेप के हिसाब से, स्लो स्टेप के हिसाब से लिखोगे। अब इसमें हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि ये जो H2NO2 प्लस हमने लिखा है ये इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट के हिसाब से हम रेट लॉ जो है नहीं लिखते, तो इसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपनी ये इक्विलिब्रियम वाला जो स्टेप है। तो के इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालते थे, तो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट, मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो, डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। के इक्विलिब्रियम को आप ऐसे लिख सकते हो, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब एक तरीका और था कि इक्विलिब्रियम को लिखने का, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है इस वाले स्टेप में, फर्स्ट वाले में H2NO2 प्लस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट से H प्लस और HNO2। तो ये दोनों वैल्यूज हमने लिखी के इक्विलिब्रियम की। अब इन दोनों को अगर आप इक्वल पुट कर दो, तो K1 बाई K2 इज इक्वल टू H2NO2 प्लस अपॉन H प्लस HNO2 की कॉन्सेंट्रेशन। हम करना क्या चाह रहे हैं, हम इसको एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू को, मतलब इस चीज को एक्सप्रेस कर दे बाकी चीजों में, मतलब H2NO2 प्लस को हम एक्सप्रेस कर दें K1 बाई K2 H प्लस HNO2, इस वैल्यू को अब आप पुट कर दोगे इस एक्सप्रेशन में, तो आपका रेट लॉ जो है फाइनल निकल के आ जाएगा K3 K1 बाई K2 H प्लस HNO2 Br माइनस। ऐसे आपका जो है रेट लॉ निकल के आ गया। आप देखो इसमें चेक करो, कोई इंटरमीडिएट जो है वो नहीं है। ठीक है, तो दोनों तरीके हमने कर लिए। पहला था जब हमारा सिंपल था बिल्कुल, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हमने रेट लॉ लिख लिया उनके कोएफिशिएंट्स को ऑर्डर में पुट करके। दूसरा तरीका हमारे पास जब इक्विलिब्रियम वाला दे रखा और स्लो स्टेप कोई और दे रखा हो, तो स्लो स्टेप के हिसाब से हम रेट तो लिखेंगे, लेकिन फिर उसमें इंटरमीडिएट को जो है कन्वर्ट कर लेंगे बाकी रिएक्टेंट्स के फॉर्म में, बाकी रिएक्टेंट्स के सब्सटीट्यूट करके। तो अब बस कुछ क्वेश्चंस करने हैं, फिर हमारा ये चैप्टर जो है अब खत्म हो जाएगा। नोटेड? ठीक, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन।
For this reaction, the rate and rate constant are this and this, then the concentration of N2O5 at that time will be. ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो. कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये? रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है? पर सेकंड. रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम ऑर्डर बता सकते हैं. कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये? फर्स्ट की. तो अब आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, रेट इज इक्वल टू के N2O5 की पावर 1. रिएक्टेंट एक ही है आपका, बस आपका उसका ऑर्डर बताना था, तो क्या हो जाएगा? N2O5 की पावर 1. तो रेट और के की वैल्यू दे रखी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 बता दो. ऑप्शन बी 3. गुड. तो ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, पता नहीं आपको याद है या नहीं. मतलब PYQ ही था शायद ये, कि ऐसे रेट कांस्टेंट आपको दे रखा था, ऑर्डर आपको नहीं पता हो तो आप रेट कांस्टेंट की यूनिट की हेल्प लोगे. अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो जो आज हमने पढ़ा है, 2017 का PYQ है. आ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 plus y2 गिविंग 2xy, उसका मैकेनिज्म आपको दे रखा है और आपको ओवरऑल ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो बताना है. कैसे आ रहा है आपका ऑप्शन ए जिज्ञासा? आपने स्लो स्टेप के टर्म्स में लिखा होगा रेट लॉ को. तो रेट लॉ जब आप इसका लिखोगे तो रेट कांस्टेंट इसका K3 बोल रही हूँ मैं, K3 x y2, ये हो जाएगा इसका रेट लॉ. लेकिन आप ध्यान से अगर देखो तो जो आपका x है वो एक इंटरमीडिएट है. यहाँ पे वो बना और यहाँ वो कंज्यूम हो गया, दोनों स्टेप. तो x आपका इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट को हटाने के लिए आप हेल्प लोगे फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम स्टेप की. आप ट्राई करो.
आप बताया ना सही 1.5 इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से जब आप हेल्प लोगे तो के इक्विलिब्रियम को लिखोगे एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट x2। तो आप इसको लिख सकते हो, x हमें फाइंड करना है तो x को क्या लिख सकते हो, के इक्विलिब्रियम या फिर k1/k2 x2, ये इधर चला गया, इसका रूट हो गया सबका। तो अब इसमें इसको पुट कर देंगे तो रेट क्या हो जाएगा, k3 रूट k1/k2 x2 की पावर 1/2 और y2। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया, 1/2 + 1 यानी कि 1.5। ऑप्शन सी गुड। ये वाला ट्राई करो, 2007 का पीवाईक्यू है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रेयरली ही पूछे गए हैं, ये 2-3 ही है, वही आपको यहाँ पे लगा के दिए हुए हैं। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन मोनोक्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, देन दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन H2 एंड आल्सो फर्स्ट ऑर्डर इन ICL। दोनों के ऑर्डर इन्होंने दे दिए। विच ऑफ दीज प्रपोज्ड मैकेनिज्म कैन बी कंसिस्टेंट। दो मैकेनिज्म्स दे दिए, इसमें से आपको बताना है एक सही है, दो सही है, या दोनों सही है, या कोई सा भी सही नहीं है। ऑर्डर उसने आपको पहले से बता दिए H2 और ICL के रिस्पेक्ट में, तो आपको बताना है कौन सा मैकेनिज्म इसमें H2 और ICL के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आपको दे रहा है। ऑप्शन ए 1 ओनली। ऑप्शन 2 में क्या आ रहा है, मतलब सेकंड मैकेनिज्म में क्या आ रहा है। रेट का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ रहा है। फर्स्ट वाला तो एक ही एलिमेंट्री स्टेप दे रखा है, तो H2 और ये ICL की पावर 2, और क्वेश्चन में बोले कि फर्स्ट ऑर्डर इन H2 एंड फर्स्ट ऑर्डर इन ICL, तो ये तो सेकंड ऑर्डर इन ICL आ गया ना, सी बोथ 1 एंड, ये तो सेकंड ऑर्डर इन ICL आ गया, तो ये तो गलत हो गया। मैकेनिज्म 1 वाला जो है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ICL, फर्स्ट वाला मैकेनिज्म आपका गलत हो गया। सेकंड वाले में स्लो स्टेप के हिसाब से लिखेंगे तो H2 का फर्स्ट ऑर्डर और ICL का फर्स्ट ऑर्डर, तो ये फर्स्ट वाली स्टेप के हिसाब से आपका सही हो गया, ये तो सेकंड ओनली, ऑप्शन बी। ओके, कुछ इक्विलिब्रियम वगैरह था नहीं इसमें, छोटा सा ही क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। फॉर एन एलिमेंट्री प्रोसेस द मॉलिक्यूलैरिटी इज, एलिमेंट्री प्रोसेस के लिए मॉलिक्यूलैरिटी हम डिफाइन करते थे, वो क्या होता था, कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं उनका सम। तो कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दे रखे हैं, 3, तो ऑप्शन सी। मॉलिक्यूलैरिटी एलिमेंट्री के लिए ही डिफाइन करते हैं सिर्फ, तो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो गई, 3। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ऑप्शन डी मे बी सेम और डिफरेंट एज कंपेयर टू ऑर्डर। जरूरी नहीं है ऑर्डर के सेम ही हो, ऑर्डर के अलग भी हो, आ सकता है। गुड। अब कुछ पीवाईक्यूज हैं, ये डीपीपीस के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, अब बस कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये वाला बताओ, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ अ रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दे तो किस चीज में जो है आपको चेंज देखने को मिलेगा।
थोड़ा सोच के बताना इसको। ऑप्शन बी थ्रेशोल्ड एनर्जी। नहीं बच्चे, थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है इस पे डिपेंड नहीं करता, इसका आंसर होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो ज्यादा कोलिजन होंगे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी। बाकी चीजें यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होंगी। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है इसके बारे में हमने बात नहीं की थी पहले, अब हो गई इस क्वेश्चन के थ्रू। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये वाला क्वेश्चन, एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द स्लोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, वेरी इजी। ऑप्शन बी एल एन के वर्सेस 1/T। तो काफी बार ये पूछा जा चुका है, ये यही स्लोप वाला और ये निकालने वाला स्लोप दे दी। 2019 activation energy is zero, rate constant is this, then the rate constant at 400 Kelvin will be। एक टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट दे रखा है, दूसरे टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट निकालना है। सेकंड 3.2 वाला। बी बोल रहे हो या सी बोल रहे हो, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। सी 1.6, हाँ गुड। यही है इसका आंसर, वही आपने लगाया होगा लॉग K2/K1 वाला। तो लॉग K2/K1 इज इक्वल टू जीरो आ गया होगा, क्योंकि E इज इक्वल टू जीरो। तो K2 इज इक्वल टू K1 आ जाएगा। K2/K1 इज इक्वल टू 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो K2 इज इक्वल टू K1 1.6 into 10 की पावर 6। गुड। What is the activation energy for a reaction if its rate doubles when temperature is raised from 20 degrees Celsius to 35 degrees Celsius? रेट डबल हो गया टेम्परेचर बढ़ाने पे, तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। ऑप्शन सी 15.1। आंसर की में तो बच्चे इसका 34.7 दिया आपने, डिग्री सेल्सियस में तो नहीं पुट कर दी, केल्विन में कन्वर्ट करना होता है, पता है ना आपको। आंसर इसका ये दिया हुआ है। हाँ, डिग्री सेल्सियस में पुट नहीं करना है, केल्विन में पुट करना है दोनों। तो वही आपने फॉर्मूला से किया होगा, एक्टिवेशन एनर्जी रेट डबल्स लॉग K2/K1 E by 2.303 R 1/T1 minus 1/T2 and T1 and T2 are in Kelvin। क्यों लेते हैं केल्विन में, क्योंकि R की जो हम वैल्यू लेते हैं वो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में होती है, तो ये केल्विन से केल्विन कैंसिल करने के लिए यहाँ पे केल्विन में लेते हैं। कैलकुलेशन कर लेना, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन हैव इक्वल एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, तो क्या उसका जीरो होगा। ऑप्शन सी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा S इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा H तो जीरो होता है, E फॉरवर्ड माइनस E बैकवर्ड, दोनों को इसने इक्वल बोल दिया, जीरो हो गया। इसको कैसे आप बता रहे हो डेल्टा G और डेल्टा S जीरो।
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर ये 0 हो गया तो ये दोनों बराबर हो गए। 0 कैसे आएगा जी, वही मैं पूछ रही हूँ। कौन सी थर्मोडाइनमिक्स के कॉन्सेप्ट लगा रहे हो यहाँ पे। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस हो जाएगा। डेल्टा जी तो जैसे अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो नेगेटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो पॉजिटिव होगा। 0 कहाँ हो रहा था। ठीक है, बी ऑप्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज E, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा H, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ E विल बी। इसका मैं एक हिंट दे रही हूँ, आप इसका ग्राफ बना के फिर सोचो। एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वाला ग्राफ था वो आप ड्रॉ करो, फिर सोचो क्या मिनिमम वैल्यू हो सकती है एक्टिवेशन एनर्जी की। ग्राफ बना के एक बार ये ऑप्शंस देखो। ऑप्शन सी मोर देन डेल्टा एच, बहुत बढ़िया बच्चे। आपने इसका ग्राफ बनाया होगा। तो एंडोथर्मिक के लिए आपका ये ग्राफ आता है। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी है एंडोथर्मिक के लिए, ये आपका डेल्टा एच है। तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहे कितनी भी कम हो हमेशा डेल्टा एच से ज्यादा ही रहेगी। तो ऑप्शन सी मोर देन डेल्टा एच, गुड। ये वाला बताओ। रेट कांस्टेंट्स K1 एंड K2 फॉर टू डिफरेंट रिएक्शंस दे रखा है, देन द टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल टू K2। K1 इज इक्वल टू K2 है तो दोनों आपने इक्वल रख दिए होंगे। 10 की पावर 16 e की पावर माइनस 2000 बाई टी इज इक्वल टू 10 की पावर 15 e की पावर माइनस 1000 बाई टी। ये दोनों आपने इक्वल पुट कर दिए होंगे। बताना क्या है, टेम्परेचर की बात करनी है जब K1 इज इक्वल टू K2 है। तो इस टी की वैल्यू बतानी है। तो ये इधर जाके क्या हो गया, 10 इंटू ई की पावर माइनस 2000 बाई टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 1000 बाई टी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग ले लो, एल एन ले लो। एल एन 10 प्लस माइनस 2000 बाई टी इज इक्वल टू माइनस 1000 बाई टी। अब इस नेचुरल लॉग को हटाने के लिए 2.303 एंड लॉग 10 इज 1, 2.3 इज इक्वल टू, ये उस साइड जाके पॉजिटिव तो 1000 बाई टी, तो टी क्या आ गया आपका 1000 बाई 2.303, ऑप्शन डी। ठीक है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई क्या। अच्छा, तो जब आपको एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ हटानी हो तो वहां पे नेचुरल लॉग लेते हैं। तो नेचुरल लॉग एल एन ई का जब लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पावर नीचे आ जाएगी
लॉग वीक है, तो हाँ वही इसको ध्यान रखना बस। ये ई को अगर हटाना हो तो नेचुरल लॉग लेते हैं पहले, उस नेचुरल लॉग को फिर बेस विद लॉग विद बेस 10 बनाने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। और लॉग विद बेस 10, अगर 10 की बात करें तो 1 होता है। ln 10 जो है, ln 10 मेरे को नहीं पता, इसलिए मैंने उसको लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, 2.303 से मल्टीप्लाई कर। ये तो क्वेश्चंस और ट्राई कर लो। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए टू बी is EA in forward direction, the activation energy for reverse direction डबल होगी, नेगेटिव होगी, कम होगी, या लेस होगी और बराबर होगी, क्या होगी? ऑप्शन डी कैन बी लेस देन और मोर देन ये, क्योंकि एक्सोथर्मिक के लिए आपका अलग आएगा, एंडोथर्मिक के लिए आपका अलग आएगा। गुड। 61, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाएंगे तो ये ग्राफ आएगा आपका। तो अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी है ई ए, energy of activation of reactant is equal to activation energy of products, no, activation of products क्या है, ज्यादा है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है आपका? energy of activation of reactant is less than product, ऑप्शन बी। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन, फिर हम खत्म करते हैं इसको। when a biochemical reaction is carried out in the laboratory in the absence of enzyme, then rate of reaction obtained is 10 की power -6 times देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो ये एंजाइम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्या करता है, बस जो एंजाइम होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस में एज अ कैटलिस्ट काम करता है, तो जो भी यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसको वो स्पीड अप कर देगा एंजाइम। तो वो कह रहा है कि एब्सेंस ऑफ एंजाइम या फिर एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में 10 की पावर -6 टाइम्स है, विदाउट कैटलिस्ट ये वाली चीज। ये वो बोल रहा है कि अगर आप एब्सेंट लो कैटलिस्ट ना लो तो 10 की पावर -6 टाइम्स आएगा रेट जब आप कैटलिस्ट लोगे। तो बताना क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी बता दो। ऑप्शन ए 6/RT कैसा है? तो तुक्का, तुक्का नहीं बेटा, इसका आंसर होगा ये डिफरेंट होगा देन ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी, ऑप्शन बी डिफरेंट फ्रॉम ये ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसने टेम्परेचर वगैरह कुछ दिया नहीं यार, मतलब ये वाला रिलेशन से हम कैसे निकालेंगे एक्टिवेशन एनर्जी? ए बाई ए डैश निकाल सकते हैं, है ना, ए बाई ए डैश हम निकाल सकते हैं, हम एक चीज नहीं बता सकते अगर हमें दूसरी ना दी हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, डिफरेंट फ्रॉम ए ऑब्टेन्ड इन लेबोरेटरी। आ गया समझ? ठीक है, तो हो गया बच्चा आपका ये केमिकल काइनेटिक्स खत्म। इससे डीपीपी, इसके रिलेटेड डीपीपी मैं शेयर कर दूंगी। फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी हमारी तो हम डी एंड एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक हम बाद में करेंगे, पहले डी एंड एफ करेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन में वो काम आता है इसलिए। ओके बेटा, बाय।